सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। सियासत का हुस्न कहिए या फिर नाइंसाफी, मुल्क की बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद पर इत्तेहाद बना रही है, खुद को मुस्तहकम से मुस्तहकम कर रही है। एमकेएम हो या जीडीए, बाप पार्टी हो या फिर जेयूआई, हर दूसरी जमात नून लीग से मिल रही है, उनसे इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है। और अब तो नून लीग और इत्तेहादी अगला वजीर आला सिंध भी अपना देखते हुए नजर आ रहे हैं। मगर नून लीग की मुखालिफ सियासी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और को चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मरकज़े निगाह बने हुए हैं। और इसकी अहम वजह यह है कि उनके बयानात चंद रोज पहले बिलावल भुट्टो जरदारी का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा और अब बुजुर्ग सियासतदानों को सियासत छोड़कर मुल्क को कौम के लिए दुआएं करने का मशवरा, ऐसे बयानात हैं जिससे इख्तलाफात वाज़े तौर पर नजर आ रहा है और इख्तिलाफ राय भी नजर आ रहा है। यह इख्तिलाफ राय कोई दूसरा नहीं बल्कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद आसिफ अली जरदारी ही कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जो तासुर सामने आया, उससे कम से कम यह तो वाज़े हो गया कि पीपल्स पार्टी में बयानिया किसका चल रहा है, पीपल्स पार्टी में टिकट देने का इख्तियार किसके पास है। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को खुद आसिफ अली जरदारी कितना सीरियस लेते हैं, यह भी उन्होंने वाजे कर दिया कि जनाब जो कहते हैं ना कि 70 साल ये 71 साल वाला मामला। आसिफ अली जरदारी ने हालिया इंटरव्यू में यह भी कहा कि अब सियासतदान के लिए जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। आसिफ अली जरदारी का बयान अपनी जगह, मगर पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा अपने चेयरमैन के बयान को कैसे देखते हैं, जरा यह भी सुन लीजिए। जनाब, इसमें एक गुफ्तगू जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब की भी थी जो कि सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि जनाब पार्टी पॉलिसी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की चलती। बयानात आपने देख लिए पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं सूबाई सतह पर, उनका ही कहना है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिसी है, उन्हीं की पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब हमारे पार्टी के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। लेकिन जनाब यहां पर आता है एक बड़ा दिलचस्प किस्म का ट्विस्ट। आसिफ अली जरदारी ने जनाब ये बात बोली कि पार्टी में टिकट किसको देना है ये कौन डिसाइड करता है, ये आसिफ अली जरदारी साहब डिसाइड करते हैं। जनाब उन्होंने क्या कहा, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया कि बिलावल साहब को भी टिकट मैंने ही देना है। और तो जाहिर सी बात है, जो टिकट देगा पार्टी के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ऑब्वियसली पॉलिसी भी यकीनी तौर पर उन्हीं की चलेगी। आसिफ अली जरदारी साहब इतने तुंदो तेज बयान तो दे नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन जुमेरात को ये इंटरव्यू नशर हुआ, जुम्मे को अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई रवाना हो गए और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त अमली सियासत में, जो कि अवाम के अंदर की सियासत होती है, जलसे करना, कॉर्नर मीटिंग करना, कारकुनों से खिताब करना, एक ही रहनुमा है जो कि इस वक्त प्रैक्टिकली लोगों के अंदर जा रहा है, बात कर रहा है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। लेकिन जैसे ही आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू नशर किया जाता है जुमेरात को, उसके बाद अचानक फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई रवाना हो जाते हैं, जो कि इससे पीछे कई सवाल छोड़ा। इस तमाम तर सूरत हाल में अब आइंदा आम इंतखाबात कैसे होंगे? जो जमात ये दावा कर रही है कि जनाब उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, वो भी इलेक्शन में जाएगी, और जो जमात अभी मुस्तहकम नजर आ रही है, क्या नताइज भी उसी के हक में होंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्जामात की हकीकत क्या है और क्या वाकई बुजुर्ग सियासतदानों को सियासत छोड़ देनी चाहिए? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। जनाब मौला बख्श चांडियो साहब इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमीर मकाम साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। मौला बख्श चांडियो साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू ऑन अ लाइटर नोट, आप माशाल्लाह 71 साल के हो गए, 71 ईयर्स ओल्ड, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। लेकिन आपके चेयरमैन के बकौल 70 साल के जितने भी बुजुर्ग हैं, उनको या तो घर बैठ जाना चाहिए या फिर मदरसे में बैठ जाना चाहिए, दुआ कर लेनी चाहिए, अब किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो सर कब फिर सियासत छोड़ें आप? मेरा ख्याल है मुझे तो जो हुक्म करेंगे वो ईमान की तरह कबूल करूंगा, लेकिन उसके कहने का ये बिल्कुल हरगिज़ मकसद नहीं है। अच्छा, कभी बातें की जाती है, उनको उसके पस मंजर में देखना चाहिए। बताएं सर, पस मंजर बताएं। अगर लफ्जों पे गौर करोगे और बातों के
बात पे गौर करोगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है सर, पस मंजर जहन देखना चाहिए कि है क्या। मौलाना साहब ने जो फरमाया उसकी गुफ्तगू और है। और हजरत अभी हमने नसरुल्लाह खान को 70 साल से भी बड़ी उम्र में क़यादत के आगे चला रहे थे, फिर क्या हुआ? ये बिलावल साहब का ये कतन ख्याल नहीं है। उनके वालिद साहब 70 साल के हो गए, तो क्या वो वालिद साहब के खिलाफ बोल रहे हैं? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। उन्होंने जैसे आदि बात करते कई नौजवानों को आगे आना चाहिए। अच्छा, बुजुर्गों को, उसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता है कि बुजुर्गों को भगा दो, बुजुर्गों को निकाल दो, ऐसा नहीं है। बिलावल साहब ऐसे बिल्कुल नहीं है, और ऐसी तौहीन हुई गुफ्तगू तो किसी के लिए नहीं कर। आप जो बात कर रहे हैं ना, अब ये बिलावल साहब के बयान के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद ये बात बोली है कि बिलावल साहब मुझ समेत बहुत सारे लोगों को ये बात कह रहे हैं, तो वो तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि सियासत छोड़ देनी चाहिए। मतलब आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद ये बात बोली कि मुझ समेत कुछ लोगों को ये बात कह रहा है। मेरी अपनी राय तो पहली बात तो आपको बता दूं, जरदारी साहब ने की बात दो हिस्सों में ले लेंगे। एक बात उन्होंने ये की है कि उन्होंने मुझे भी कहा है, उनका मतलब है ये मशवरा है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, ये दुरुस्त है। ये नहीं कहा कि 70 साल के लोगों को निकाल दिया जाए। मैं जिस पार्टी का कारकुन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तमाम क़यादतें जो हम मुझे नसीब हुई, वो सब की सब उस वक्त की नौजवान क़यादतें थी। ठीक है। भुट्टो साहब आए तो ये कहा गया उनके लिए, उस वक्त बड़े बड़े काबिल के लोग, बड़े चुगादरी लोग और बड़े बाइज्जत लोग भी सियासत में थे, और वो भुट्टो साहब से उम्रों में दुगनी उम्र में के थे। ठीक है। लेकिन उन्होंने उनके साथ सियासत की। वो कहते थे बच्चा है, बच्चा है जी, बच्चा क्या करेगा, यूं खान का वजीर आया है, बच्चा आ गया। अच्छा। लेकिन आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासत में अपनी छाप छोड़ के चले गए। मोहतरमा साहबा मेरी दूसरी कायर आई, वो भी इस उम्र में आई कि सब कहते यार एक तो लड़की खातून, दूसरा बच्ची, ये कैसे हो सकता है। उसकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे थे किकी के मतलब छोटी बच्ची के, लेकिन वो किकी नहीं थी, वो तारीख की आवाज थी, वो वक्त की आवाज थी, वो वक्त का धारा था। बेनजीर साहबा इस मुल्क में जो कुछ कर गई है सियासी तौर पर, वो सारी उम्र सियासतदान भुला नहीं सकेंगे। सही है। जिन लोगों को नाम पसंद नहीं था भुट्टो खानदान का, वो भी बीबी की मजार पर फातिहा पढ़ने गए। बिल्कुल, ये बीबी का तदब्बर और शऊर था। ये तमाम मुखालफिन को साथ मिला के चलाया। MRD बनाना कोई मामूली काम नहीं था। MRD बेगम नसरत भुट्टो साहिबा और बेनजीर साहबा का कमाल था। यानी उसमें वली खान भी शरीक था, असगर खान उसमें शरीक था। आप तस्वर तो करें, जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी का मुतालबा किया मरहूम वली खान ने, वो भी उसमें शामिल थे। उन्होंने दिल इतनी बड़ी की और सियासत को आगे लेके उन्होंने कमाल से 2 कैंप कायम करने दिए बस। एक कैंप ज़ियाउल हक का, एक जमहूरी कैंप। ये तदब्बुर था। फिर इसी तरह बिलावल साहब की उम्र पर तो तबसरा हो सकता है, तदब्बुर पर नहीं। चले, तदब्बुर का इतना उरूज पर है। आप देखें पहली तकीर उनकी कौमी असेंबली में वजीर आज़म बने इमरान खान साहब, तकीर जो की आपने सुना। सही है। सारे पाकिस्तान ने सराहा और बड़ी जुर्रत के साथ खान साहब का कि हम आपके साथ कदम बढ़ाए, हम आपके साथ चलते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम गैर मशरूत। ये बिलावल साहब का तदब्बुर था। फिर अभी वजीर खारजा बन के गए तो जो मुल्क का हाल था, जहां खड़ा था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिलावल साहब ने बहुत बड़ी खिदमत की है। सही है। तो उम्र की बात नहीं होती, तदब्बुर की। अब ये तो मुकद्दर की बात है। खान साहब, इमरान खान साहब की 71-72 साल होने को आई है। हो सकता है उनका इशारा उनकी तरफ नाम की कोई चीज उनमें नहीं है। ठीक है। सियासी शऊर के तरीकेकार होता तो आज मुल्क को बहुत को काया पलट कर देते थे। लोगों की बड़ी उम्मीद वाबस्ता थी। अच्छा, अमीर मकाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर चांडियो साहब उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अमीर मकाम साहब, नवाज शरीफ साहब ने फिर से एक बात बोली है कि 2017 के अंदर, 2018 के अंदर जिस शख्स को लॉन्च किया गया था, तहरीक इंसाफ के सरबराह को लॉन्च किया गया था और मुल्क पर मुसल्लत किया गया था, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये बात भी बोल दी कि जो उनको लेकर आए थे, जिन्होंने उनको लॉन्च किया था, उनके साथ भी रवैया सख्त बरतना चाहिए, यानी उनको भी कानून के कटघरे में लाना चाहिए। यह बयान वही वाला बयान तो नहीं है जब वो पाकिस्तान नहीं आए थे, लंदन में मौजूद थे, लंदन में बैठ के उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए थे, नाम लेके कहा था कि जनाब एहतसाब किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप सब लोग खामोश ही हो गए थे, आप लोग इस बयान पर तबसरा ही नहीं करते थे। एक बार फिर से वही बयान दिया। इस बात में तो कोई शक नहीं, दूसरी राय नहीं है कि जो कुछ
पाकिस्तान की डाउनफॉल शुरू हुई तो उस फैसले के बाद हुई है, और इस फैसले के बाद भी जितने जजेस और कोर्ट्स और सब कुछ पाकिस्तान के अवाम पे जग रही कि वो फैसले में कोई हकीकत था ही नहीं, कोई बात थी नहीं। तो वही बात जो ये बात इस हद तक ठीक है, जो कुछ हो गया तो उसी दिन से वो और जो बंदा है उस सारी चीजों का जिम्मेदार भी है कि उसकी दौर में जो कुछ हो गया आपके सामने, सबके सामने, कि कितनी मतलब किस तरफ चला गया, और आखिर में उसका एजेंडा भी सामने आ गया बदकिस्मती से। बकाया उसकी डिलीवरी हो रही है अपनी बात। मैं भी अभी तकरीर कर रहा था 470 में, हमारे साथ कोई साबिक वजीर शामिल हो रहा था, तो मैंने वही जलसे में भी बात की कि 10 साल तो KPK में उन्होंने रोल किया, उसकी वही डिलीवरी हो रही है, अपनी जगह क्या किया। अब इसके लिए अगर रो रहा है तो 4 साल मरकज में रहे, तो फिर निफ्सी अवार्ड में हिस्सा फलान में फटा मर्ज के वही 104 बिलियन अमाउंट पर ईयर प्लस। तो उसको क्या मुश्किल था? जब इमरान की बेस KP थी तो उसको चाहिए कि KP उसकी बेस थी, KP को तरजीह देते और उसके जो जेन्युइन राइट्स थे उसको वापस कर देते, उसको एक गोल्डन चांस आया था। वो तो वही तो उसका सब्जेक्ट ही नहीं था, वो साबित हो गया। मगर फिर 9 मई में जो उसका असल चेहरा और साइफर में सामने आ गया तो पूरी दुनिया के पता लग गया कि उसका एजेंडा क्या है, उसका अज़ाइम क्या है, इस मुल्क को किस तरफ लेना चाहते थे, किस ब्लडशिट में, खुंदरीजी में। तो उसकी तो जरूर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये आपने जो बात कर दी, ये तो आपने तहरीक इंसाफ के सरबराह के हवाले से कर दी ना कि जनाब ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये कर दिया। सर मेरा सवाल आपसे प्रिसाइजली ये है कि चले मैं आपसे अगर सवाल करता हूं कि लाने वालों में से कुछ के नाम तो बता देना आप, ताकि क्लियर आउट हो जाए कि भाई ये लोग लेकर आए थे और इनकी वजह से ये सारा मामला हुआ। आज नाम तो बताएं सर। मतलब मैं ये मेरी लेवल नहीं है, उसने बात जो कर दी तो उसको देखना चाहिए। उसकी मतलब मैं सब की बात की मैं अगर नेटशल निकालूं तो उसकी मतलब ये है कि एक इंस्टीट्यूशन सब ने मिलके, ये कोई कलेक्टिव फैसला और इस तरह चीज नहीं थी, चंद लोगों का अपना ख्याल था कि इस तरह हो जाए जिसको मुल्क को नुकसान हो गया तो उनकी भी निशानदेही होनी चाहिए। उसका मकसद है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन के आईनी किरदार से हटकर उसके बरखिलाफ जाकर कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ के सरबराह की मदद की है। मैं नाम फिर पूछना चाहूंगा आपसे, बताएं सर। नहीं मतलब है कि इस चीज में उसको लाने में, वो तो आप सबको पता है ना, हम सारे फॉर एग्जाम्पल ये तो हम सब ने फेस किया है। मैं क्या क्या मिसाल दूंगा, आपको पता है सारे कि पूरे मुल्क और इसमें क्या हुआ। तो नुकसान तो उससे हो गया। उसका मकसद ये है कि जो चंद एक कोई कलेक्टिव इस तरह था ही नहीं थी, चंद लोगों का ख्याल था, तो उसको भी कम से कम कौम के सामने तो लाना चाहिए। ये बात होनी चाहिए कि इन लोगों की कौम तो समझती है मगर सबको लाना चाहिए कि इन लोगों की इसी तरह सोच फिक्र से। ठीक है, अच्छा क्योंकि मैं चांडियो साहब की तरफ जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बात जरूर कह दूं कि तस्वीर जो है ना वो बोलती हैं, वो खुद बयान करती हैं कि जनाब क्या मामलात हैं, क्या नहीं है। तस्वीर सब कुछ बता देती हैं। और इस वक्त क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आसिफ अली जरदारी के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। कुछ लोग ये क़यास आराइयां कर तो रहे हैं क्योंकि दोनों के बयानात मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं। ये लेटेस्ट उनकी तस्वीर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद हैं और बिलावल साहब की बहन भी मौजूद हैं और आसिफ अली जरदारी साहब की बहन इसमें मौजूद है। आप इनको देख सकते हैं, फरियाल तालपुर साहिबा। और ये तस्वीर अब ये बात खुद बयान कर रही है कि जनाब इख्तलाफात हो सकता है कि अप्रोच में हो, पॉलिसीज में हो, वैसे कोई इख्तलाफात ये। चांडियो साहब भी बताइएगा, अप्रोच की बात की जा रही है कि बिलावल साहब की अप्रोच अलग है, जरदारी साहब की अप्रोच बिल्कुल अलग है। जरदारी साहब बड़े आराम से बयानात दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के हक में बयानात दे रहे हैं, और जरा बिलावल भुट्टो जरदारी तुंद तेज बयानात दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? दोनों कायद है पीपल्स पार्टी के। एक पीपल्स पार्टी जो 4 पीपी जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री में जुल्म और तशद्दुद की वजह से, बर्बरियत की वजह से, पीपल्स पार्टी की बंदिशों की वजह से वजूद में आई और इलेक्शन में हिस्सा लिया। फिर पीपल्स पार्टी को वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहे थे, वरना किसी दूसरी पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं थी। लिहाजा नुमाइंदे इनके हुए, ये हुए। अब हालात के मुताबिक बात होती है, जिद की कोई बात नहीं। आसिफ साहब के तदब्बर को पूरा पाकिस्तान मानता है। अभी इमरान खान के खिलाफ मूवमेंट चल रही थी, मुखालफिन ने कहा जनाब
आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझने के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी सियासत में। बाप बेटा अलग नहीं है, हाँ उम्र का फर्क है, तजुर्बे का फर्क है, हालात का है, जमाना और है, हम और नुक्ते निगाह से देखते हैं, नौजवान माहौल को और नुक्ते निगाह से देखते हैं। अच्छा। इसका मतलब बगावत हरगिज नहीं है। सही है। और मैं आपको बता दूं, मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली पार्टी है जिसके कायद जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि हमें अपने नौजवानों पर एतमाद करना होगा। बिल्कुल। और वो एतमाद कामयाब रहा। सही है। पूरे मुल्क के नौजवान भुट्टो साहब के पीछे चल पड़े। अभी भी ऐसा ही है। तदब्बर की बात होती है, तजुर्बे की बात होती है। जो बेवफाइयां वो नौजवान कम ही समझते हैं। बेवफाई नौजवान जज्बाती होते हैं, वो सच्चे इश्क में मुब्तला होते हैं। लेकिन सीनियर लोग, जहांदीदा लोग होते हैं, वो माहौल को समझते हैं, वो चीजों को भी देखते हैं। समझाने में अगर बात मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आपने कहा कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, अमीन फहीम उसके सरबराह थे। सर ये बताइएगा, जरदारी साहब ने कहा ये पार्लियामेंटेरियन वाली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये मेरे पास है, लेकिन टिकट मैं दूंगा। अभी तो इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाएगी ना, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, तो जब उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं तो टिकट जरदारी साहब कैसे देंगे? जब गजी साहब हुकूमत में पीपल्स पार्टी पे बंदिश हो गई, पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं ले पा रही थी, तो उन्होंने 4 पीपल्स पार्टी वाला वो पार्लियामेंट्री पार्टी का बनाया और उसका बॉडी भी अलग बनी। उनका शायद पहला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी में ही रहा मरकजी। तो ये इसलिए बनाई गई कि टिकटें वो जारी करें, उस पर कोई कदोगन न हो मार्शाल्लाह की, इसलिए ये हुआ था। लेकिन फैसले दोनों वालिद और खुद मिलकर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फतह में भी वही दोनों का किरदार है। अवाम में बिलावल साहब की जो पुरजोश क़यादत है, जो पुरजोश तरीक़ेकार है, वो भी काम आ रहा है। और सियासत में जो उम्र के साथ तजुर्बा और माहौल के जो तजिया हो, वो आसिफ साहब का काम आ रहा है। मेरे ख्याल में दोनों ने मिलकर पीपल्स पार्टी को 4 चांद लगा दिए। इस पे परेशानी की बात नहीं है। हाँ, उनकी सतह इतनी बड़ी है कि वो बात करते हैं तो पूरा मुल्क सारे काम काज छोड़कर उनकी बातों के पीछे चल पड़ते कि निकालें कुछ और निकल आए। इंशाल्लाह कुछ नहीं। अच्छा अमीगा, नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू का मैं जिक्र कर रहा था, उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि हमें माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। सर 2018 के अंदर बाप पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी। अब आप इनको दोबारा से अपने इत्तेहादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल के जिम्मेदार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत वो जमातें हैं जो उनकी इत्तेहादी में थी। तो सर आप फिर उनको अपना इत्तेहादी बना रहे हैं। नहीं, मतलब है कि ये बात जब आपकी, मैं इस बात की आपकी जवाब आपका तफसील से देना चाहता हूँ। ये बात इस तरह जो नवाज शरीफ साहब ये जो हम कर रहे हैं, किसे अलायंसेस किए, क्या कर रहे हैं, तो आपके असल फैसले तो आपकी लीडर करता है। ये भी एक जरूरत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपके साथ इलेक्टेबल हो, आपके साथ पार्लियामेंट में वही स्ट्रेंथ हो तो वही चीजें आप कर सकेंगे। मगर वो ताकत कुव्वत ये वक्त के फैसले में अभी कुछ नहीं कहता हो। आपकी नवाज शरीफ साहब की सारे अदवार याद भी है, तो उसने जो असल चीजें वो फिर सामने अपनी उस टीम के साथ रखी है जो डिलीवर कर सकते हैं। मगर उसके लिए उसी जगह तक पहुंचने के लिए इलेक्टेबल की भी जरूरत होती है। फिर उसी लीडर पर डिपेंड करता है कि वो लीडर एक टीम बन गई, लोग आ गए। आपने बात मान ली, वही है ना इलेक्टेबल्स जिन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत खत्म करने में साथ दिया था। आपकी बलूचिस्तान में जो हुकूमत थी उसको खत्म करने में साथ दिया था। सादिक संजरानी को चेयरमैन बनाने में उन्होंने साथ दिया था। साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनाने में उन्होंने साथ दिया था। अब आपको लगता है कि नहीं भाई आपके खिलाफ कभी ये इस तरह से मुहर्रिकात में इस्तेमाल नहीं होंगे? नहीं, मतलब है कि वही अल्लाह खैर करेगा और उन लोगों को भी एहसास हो गया कि हमने जो किया था अच्छा नहीं किया था। ये बात जाहिर है कि उनको भी ये एहसास हो गया, रियलाइज हो गया कि जो कुछ हमने किया था वो ठीक नहीं किया था, मुल्क की मफाद में नहीं था। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा इसी तरह नहीं करेंगे और मुल्क की मफाद में। अच्छा चाडू साहब ये भी बताइएगा, नून लीग से दूरियों की वजह क्या है? मतलब दूरी या सिर्फ ये दूरियां बताई जा रही हैं, बयान की जा रही है क्योंकि इलेक्शंस करीब है। नून लीग के जितने भी रहनुमा हमारे साथ होते हैं हम उनसे पूछते हैं, कहते हैं जनाब ये इलेक्शंस का माहौल है, इस वजह से हो सकता है आगे चल के हमारे इत्तेहादी हो जाएं। तो आपको लगता है ये वक्ती है, इलेक्शंस की वजह से, मौके की नजाकत है,
या इसके अलावा बाकी में कोई इख्तलाफात हैं भी? मेरी दुआ है कि ये वक्ती साबित हो। अच्छा। क्योंकि पहले हमारी इतनी लड़ाई जितनी आज है नहीं, इससे कई गुना ज्यादा थी बीबी की जिंदगी में। अच्छा। इन्होंने जो बीबी के साथ बदतमीजी वाला रवैया रखा, जो कुछ अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन उसके बावजूद बेनजीर साहबा ने हाथ बढ़ाया और इत्तेहाद बनाया और देखा। फिर देखे बीबी की शहादत पर मियां साहब ने इलेक्शन का बायकॉट किया। मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने उनको कायल किया कि इंतखाब में हिस्सा लें। इंतखाब में हिस्सा लिया तो वजीर-ए-आज़म बन गए। वजीर-ए-आज़म बन गए तो आसिफ साहब ऐवान सदर में थे, उन्होंने दरवाजे पे इस्तकबाल किया वजीर-ए-आज़म का। तो हम तो अभी भी चाहते हैं ये लड़ाई कोई दायमी ना हो, अल्लाह करे ये सियासी इख्तिलाफ हो। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया, मैं बातें नहीं करता, हमारे मुखालफिन बताते हैं कि नून लीग ने क्या क्या किया था बेनजीर साहबा की शख्सियत के लिए। वो सब अब ढकी छुपी बात नहीं रही। लेकिन मुल्क को आगे ले जाना है तो जाती इख्तिलाफात को पीछे छोड़ देना है। जाती इख्तिलाफात को पकड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर वही हाल होगा जो खान साहब ने किया है। 1 इंच भी उनके दौर में सियासत आगे नहीं बढ़ी, बल्कि सियासत पीछे हो गई। 1 इंच जमहूरियत आगे नहीं बढ़ी। जमहूरियत के उसूल, जमहूरियत की में उम्मीदें लोगों की मायूसी में तब्दील हो गई कि जमहूरियत फायदा नहीं दे सकेगी। सही है। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि दायमी इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम जब हुकूमत में बिलावल साहब जब हुकूमत में शरीक हो गए तो उन्होंने खिदमत की। उनको जो महकमा दिया गया, उनको जो हिस्सा दिया गया वजारत खारजा का, वो ऐसे तरीके से उन्होंने चलाया और किया। लेकिन हमारी सबसे बड़ी शिकायत सिंध के वज़ीर आला बार बार चीखते चिल्लाते रहे शहबाज शरीफ के सामने। सिंध की सारी सूरत बदतरीन सैलाबी सूरत शहबाज शरीफ साहब के सामने। ठीक है, चले सर, टाइम की किल्लत है वरना जरा डिटेल में आपसे बात करते हैं। चांडियो साहब फॉर टाइम हमारे साथ चांडियो साहब मौजूद थे और अमीर मकाम साहब भी मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान, मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का फील्ड कोर्ट मार्शल करके सजाएं सुना दी गई हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई है। दोनों रिटायर्ड अफसरान का पाक आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सजा सुनाई गई है और अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों रिटायर्ड अफसरान को मुजरिम करार दिया। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। सजा पाने वाले पाक फौज के दोनों रिटायर्ड अफसरान अपने सोशल मीडिया बयानात और व्लॉग्स में पाक आर्मी और आला अफसरान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा जनाब, के ताल्लुक अगर बनाया जाए तो नस्ली और खानदानी बनाना चाहिए, वरना फिर लोग इस तरह के निकलते हैं जिस तरह से आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी साहब निकले हैं। पाकिस्तान की फौज को सर्व किया है, पाकिस्तान के है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की जबान ये सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, कोर्ट मार्शल तो मेरे ख्याल से बहुत कम चीज है, इससे आगे जाना चाहिए था। लेकिन खैर, इन्हीं तमाम चीजों पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हाफिज एहसान अहमद साहब मौजूद हैं। दोनों शख्सियत आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सर वाज़े मैसेज, एक वाज़े पैगाम पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, पाकिस्तानियत के खिलाफ जो भी गलीज़ जबान इस्तेमाल करेगा, भले उसने पाक फौज में सर्व किया हुआ हो, किसी को रियायत बढ़ती जाएगी किसी के साथ। जी बिल्कुल ऐसा देर है, दुरुस्त वाली बात है। ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है लीगल रिक्वायरमेंट्स
तमाम पूरी की गई हैं और इन दोनों हजरात को जो कि मेजर और कैप्टन रिटायर हुए थे उनको जो है कैफर किरदार तक लीगली पहुंचाया गया है। अब ये दोनों हजरात जो है, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपके जो मीडिया है बेसिकली स्पेशल सोशल मीडिया, उसमें नेगेटिविटी जो है या जैसी कुछ सनसनीखेज बात जो है वो हमेशा तेजी से फैलती है। आप इनके वीलॉग्स भी देखें जो उसमें कैप्शंस लगाते हैं, उसमें हमेशा देखने को कहते हैं सर, ये नहीं देखा जाएगा, कुछ अच्छी चीज देखने को बोले। बिल्कुल। अब उसमें मैं समझता हूँ कि ये वक्त की इंतहाई अहम जरूरत थी और बदकिस्मती से चूंकि दोनों अपने रैंक साथ लगाते थे तो जिनके फैमिली में कोई अगर आर्मी ऑफिसर या कोई आर्म फोर्सेस में बंदा नहीं है या गांव में ऐसे लोग हैं जो फौज से इतना डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, वो इनकी कई भी बातें जो कि सोशल मीडिया की सूरत में ये 6 इंच की स्क्रीन के ऊपर हर वक्त अवेलेबल होती हैं, तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा था। और मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है इन दोनों ने खातिर ख्वाह डैमेज भी किया है और एक जो दरार डालने की कोशिश थी अवाम के अंदर, अवाम और फौज के अंदर, उसके इन्होंने बड़ी एफर्ट की है उस लिहाज से। तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो हुआ है आपके पाकिस्तान आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत ये वक्त की इंतहाई अहम जरूरत थी। उसमें तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया गया और ऐसे तमाम एलिमेंट्स अव्वल तो ऐसे है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे कोई पाया जाए जो कि आपके इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, स्पेशली ऐसे मैं कहता हूं सर, मेरा एक सवाल है सर, ब्रिगेडियर साहब, मेरा एक सवाल है, ये बताइएगा, आदिल राजा की तो ऑडियो भी निकलकर सामने आई, भारतीय रॉ के जो एहलकार है रोहित शर्मा, उससे गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे। सर, किस मुंह से, किस इखलाकी जुर्रत से पाकिस्तानियत की बात करना, पाकिस्तान की बात करना या पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बात करना जब आप दुश्मन एजेंसीज के हाथों में खेल रहे होते हैं? देखिए, दुश्मन एजेंसियों को ऐसे लोग चाहिए जो कि एंटी पाकिस्तान बात करें, स्पेशली अगर बदकिस्मती से वही शख्स पुराना आर्मी का अफसर हो और वो किसी वजह से उसको फौज से निकाला गया हो और वो इस वक्त सख्त मुतनफर और दूसरे मुल्क में बैठा हो, तो सबसे आसान टारगेट वही है। उसको पैसे कमाने भी हैं, उसको अपनी न्यूसेंस भी बनानी है, उसको असैलम भी लेनी है। तो उस सूरत में आदिल राजा और ये जो हैदर मेहदी है, ये दोनों उनको अवेलेबल हुए और इनकी फंडिंग जो है वो करती जो है ये रॉ और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही थी। अब देखना ये है कि जो इंटरपोल के जरिए इनको वापस लाया जाता है या हमारे जो बाहमी जो बायलैटरल लेवल पे अगर हमारे कनाडा या यूके के साथ अगर कोई हमारी इस तरह की कोई अरेंजमेंट है तो मैं समझता हूं कि फॉरेन ऑफिस अगर होती तो फिर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह वाला मामला आ जाता, कायद वाला मामला भी आ जाता। फिर एक जमाने में काफी ज्यादा इस तरह की चीजें चली हुई थी। सर, अगर आप इजाजत दें, हाफिज साहब से मैं यही कानूनी गुफ्तगू कर लूं। हाफिज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये अब कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, फील्ड कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, दोनों को सजाएं सुना दी गई हैं। अब बात बड़ी क्लियर है, पाकिस्तानियत के खिलाफ कोई बात ना सुनी जाएगी ना बर्दाश्त की जाएगी। और अगर आपने पाक फौज में सर्व किया और फिर अब आप दुश्मनों के हाथों में खेल के पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जनाब कोई रियायत आपके साथ बढ़ती नहीं जाएगी। लेकिन बेसिक पॉइंट ये दोनों पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में लाने के लिए क्या इकदामात होने चाहिए, किए जाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया और आपने बड़ा अच्छा इंट्रो किया और सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। अब इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि जो चार्ज फ्रेम किया गया वो किया गया सेक्शन 131 पाकिस्तान पीनल कोड के नीचे, जो हमारा 1860 का एक कानून है, कि उसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के जो इदारे हैं, मिलिट्री के इदारे हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, उसके अंदर म्यूटिनी पैदा करने की कोशिश करता है, उसके अंदर एस्पेनेज करता है, उसके लोगों को उकसाता है कि लॉफुल कमांड के अगेंस्ट, तो वो पाकिस्तान का जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसकी जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसके बाद 10 साल भी उसको दी जा सकती है। अब जब ये प्रोसेस जो पाकिस्तान के अंदर काफी अरसे से चल रहा था कि पाकिस्तान की फौज के अंदर लोगों को उकसाया जा रहा था कि वो रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान की फौज की जो टॉप लीडरशिप है उसके खिलाफ खड़े हो, तो ये पाकिस्तान का एक ऑफेंस है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। अब ये मई 2023 के अंदर 6 को जब ये FIR दर्ज हुई, तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जब आपने इन्वेस्टिगेशन की तो ये चूंकि प्योरली एक मिलिट्री ऑफेंस है, वायलेशंस है, तो इसका ट्रायल जो है वो हर सूरत आपकी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आना था। और जब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आना है तो फिर आपको पाकिस्तान आर्मी एक्ट उसके अंदर है, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हुई जिसके अंदर आपने एस्पेनेज किया, सेक्शन 2, 3, 4, 5 और सेक्शन 9 जो है उस पे आप गए। फिर उसके बाद ये है कि एक पीका का लॉ आया कि आपने क्रॉस बॉर्डर जो है
पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर ये कोशिश की, उसके अंदर आपका सोशल मीडिया को जो लॉ डील करता है वो है, और फिर आपका 97 का एंटी टेररिज्म एक्ट है कि इससे आपने पाकिस्तान के अंदर एक फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की। अब जब उसको इन्वेस्टिगेशन स्टेट पे लाया गया और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको प्रोसिक्यूशन की तरफ लाया गया, तो इंटरनेशनल 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई शख्स जो है वो उस प्रोसेस को ज्वाइन न करे, इम्पीड करे, ऑब्स्ट्रक्ट करे और इंटेंशनली पेश ना हो, तो उसके लिए लॉ या इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस साइलेंट नहीं है। उसके अंदर ये है कि उसका ट्रायल इन एब्सेंशिया या ट्रायल इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज जो हो सकता है, और वो पाकिस्तान के जो लॉज हैं वो भी इसकी इजाजत देते हैं। 1975 का आपका सुप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट है, फिर आपका 92 का टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट है, फिर आपका 97 का एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसके अंदर सेक्शन 21 है, फिर आपका जो है नैब लॉ है, उसके अंदर भी ट्रायल एंड एब्सेंशिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसका सेक्शन 87 और 88 इन प्रोक्लेमेशंस को डील करता है, और 512 जो है वो आपका सेक्शन जो है इन सारी चीजों को आगे लेके चलता है। अब क्या चीजें जो है कि दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर ट्रायल एंड एब्सेंशिया, ट्रायल एंड एक्यूज होता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी होता है, वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी होता है, वो पाकिस्तान के अंदर भी होता रहा है, वो इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, जीसीसी कंट्रीज के अंदर है। 5 प्रिंसिपल जो थे वो इस केस के अंदर फॉलो किए गए हैं। नंबर 1 ये है कि आपने प्रॉपर समनिंग की, आपने बताया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। नंबर 2, जब कोई शख्स ज्वाइन ना करे तो उसका समन जो है उसको सर्व होना चाहिए, और सर्व जो है वो जून के अंदर भी सर्व किए गए यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वो कनाडा के अंदर भी सर्व किए गए और थ्रू हमारे हाई कमीशन किए गए। जब उसका रिस्पांस नहीं आया और उन्होंने उसके मुताबिक रिप्लाई नहीं किया, तो फिर उसके बाद जो थे अगस्त के अंदर समन सर्व किए गए, और यही तरीका अपनाया गया जो आपका मेल्स का था। जब इस चीज पे वाजे हो गया कि आप इंटेंशनली इस प्रोसेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो फिर इंटरनेशनल आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप उस ट्रायल को नोटिफाई करें। जब उस ट्रायल को नोटिफाई कर दिया गया तो अगली चीज होती है कि आप फिर राइट ऑफ काउंसिल देते हैं कि अगर वो शख्स है नहीं है तो उसको डिफेंड करने वाला मौजूद हो। फिर राइट ऑफ काउंसिल जो है वो प्रोवाइड किया गया, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेके आई, जो काउंसिल था उसने उसके ऊपर जिरा की, और फाइनली बहस करने के बाद आपने एक फैसला सुनाया, और वो फैसला है कि जिसके अंदर एक शख्स को 14 साल सजा है और दूसरे शख्स को 12 साल सजा है। अब ये जो प्रोसेस, ये स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो किया गया, और उसके अंदर ये है कि अब अगली स्टेज जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो ये है कि दुनिया के मुल्क जहां पे क्रॉस बॉर्डर किस्म के ऑफेंसेस आए और जुरिस्डिक्शन जो है वो बाहर के मुल्क के अंदर चली जाए, तो वहां के ऊपर उन ममालिक ये चाहते हैं कि अगर आप हमसे अप्रोच करते हैं तो वहां के लिए आपको डिक्री या जजमेंट जो है वो आप चाहिए, ताकि उस प्रोसेस जो है एक्स्ट्राडिशन का वो किया जाए। अगर किसी मुल्क के साथ एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस मौजूद हो तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है इन दोनों ममालिक के साथ एक्स्ट्राडिशन का एक नहीं है, जिसको एक तो उसको करना चाहिए। दूसरा फिर ये है कि आपका इंटरपोल है कि आप उस प्रोसेस के अंदर जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो सबसे बड़ा क्राइम है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का है और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इदारों का है। अब जब ये मामला इस सारी सिचुएशंस के अंदर जाएगा, सर, टू गो विद द इंटरपोल या थ्रू इंटरपोल, आपको लगता है कि ये इजी होगा? क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि बरतानिया से मुजरिमान का तबादला पाकिस्तान ने कभी किया हो थ्रू इंटरपोल। नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा ना जी, कि नंबर ये है कि आप इस एप्रीहेंशन की बुनियाद पर इस ट्रायल को आप नहीं रोक सकते थे, तो और वो तो ये है ना कि फिर ये है कि आप लॉ के ऊपर आप चुप करके बैठ जाएं कि अगर एक्स्ट्राडिशन भी नहीं है पाकिस्तान के ममालिक के साथ, या पाकिस्तान के अंदर वो शख्स भी मौजूद नहीं है, तो फिर उसके अंदर कंटिन्यूटी तो नहीं हो सकती ना लीगली। इसीलिए ये है कि इन चीजों को सेटल डाउन किया जाता है, और सेटल डाउन करने के बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा फॉरेन ऑफिस आएगा और हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री आएगी कि वो इन चीजों को टेकअप करे कि अगर एक्स्ट्राडिशन भी नहीं है लेकिन एक चीज कंटिन्यूटी ऑफेंस के अंदर आई है और पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स ने एक पनिशमेंट दी है, तो ये डेफिनेटली इन दोनों गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर आएगा और इन दोनों ममालिक के अंदर एक्स्ट्राडिशन के अंदर। सर, अगर आप इजाजत दें ब्रिगेडियर साहब को मैं जरा एक बार फिर से शामिल गुफ्तगू करता हूं। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, जिस तरह की गलीज जबान ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के अंदर, और आपने कहा कि या तो मासूमियत में या फिर नाबलद होते हैं, उनका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता है पाक फौज से, या जिस तरह से पाक फौज काम कर रही होती है उससे इतना आशना नहीं होते हैं। जो आम लोग होते हैं वो क्योंकि ये अपने रैंक्स लेके बैठे होते थे, तो इस वजह से लोग इनकी बात पर यकीन करना शुरू कर देते थे, और जिस तरह की बात ही कर रहे थे वो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो नहीं सकती थी। सर, इस जहर को सोशल मीडिया में सर्कुलेट करने से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जो जहर को आप कह रहे हैं, जो रोकने का जो है ताल्लुक, वो तमाम लेवल्स के ऊपर होना पड़ेगा। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग रूल्स और लॉज बनाने पड़ेंगे ताकि इस तरह के जो एलिमेंट्स
जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के दर पे हैं उनको उनके खिलाफ काम किया जाए, उनको टेकन टू द टास्क किया जाए। और अब आपने देखा होगा पीटीए की जानिब से आपके मोबाइल्स पे इस तरह के मैसेजेस भी आए हैं जिसमें रूल्स कुछ बनाया गया और उनके खिलाफ एक्शन जो वो भी जारी है। सोसाइटी लेवल के ऊपर, खानदानों के ऊपर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं फैमिलीज के अंदर, उनको बच्चों को समझाने की जरूरत है कि हमने पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से हासिल किया। और चूंकि अभी जैसे हमेशा कहता हूँ कि जो आपकी जो पार्लियामेंट है और जो आपकी आर्म्ड फोर्सेज हैं, ये आपकी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। दुश्मन जो है वो काइनेटिक वॉरफेयर के जरिए, यानी जंगों के जरिए जिसमें फौजें लड़ती हैं, वो तो उसके जरिए तो पाकिस्तान को जेर कर नहीं सकता था, क्योंकि हमारी बड़ी तगड़ी फौज है। ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, अनकन्वेंशनल जो वॉर है जिसमें आपकी जो नैरेटिव बिल्डिंग है, मोरल डाउन करना किसी भी कौम के जो जंगों के जरिए की जाता था, अब मोबाइल के जरिए की जा रहा है। तो मैं समझता हूँ बुजुर्गों का भी काम है सोसाइटी में, खानदान बच्चों को समझाइए ताकि हम पाकिस्तानियत उजागर करें, बच्चों को असल चीज बताएं कि किस तरह से दुश्मन हमारे दर पे, और ये 2, 3, 4, 5 यूट्यूबर्स जो हैं पैसे कमाने के चक्कर में सर डॉलर्स कमाने के चक्कर में अपनी हर चीज, अपनी इज्जत। मैंने गुफ्तगू का आगाज यही किया था कि इंसान को नस्ली और खानदानी होना चाहिए कि पैसे कमाने के लिए इतनी गलीज हरकत ना करे, जिस गलीज हद तक या जिस इखलाकी पस्ती तक ये आदिल राजा और जनाब हैदर मेहदी तक उतर आए। सर बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज एहसान साहब मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ, कराची का एक शॉपिंग मॉल है, यहां पर आग लगी है। सुबह 6 बजे यह आग लगी, शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। आग तेजी से फैलती चली गई और अभी तक की इतलात के मुताबिक इस आग के नतीजे में 10 से 11 लोग जनाब जान बहक हो चुके हैं। यह आग क्यों लगी, क्या वजूहात थी कि इससे पहले भी इसी शॉपिंग मॉल के अंदर इस तरह के हादसात हो चुके हैं, इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब कहते हैं कि 3 मौतें जो होती हैं इंतहाई दर्दनाक, खतरनाक और खौफनाक होती हैं, या तो डूब के मरने वाली, सांस घुटने वाली और फिर जल के मरने वाली। आज इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया, इस पर जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि इससे पहले भी इसी शॉपिंग मॉल के अंदर इस तरह के बेशतर वाकयात हो चुके हैं। जनाब आज एक शॉपिंग मॉल के अंदर आग लगी और ये आग लगी सुबह 6 बजे के करीब। अब आप सवाल करेंगे जनाब सुबह 6 बजे शॉपिंग मॉल में क्या हो रहा था? शॉपिंग मॉल तो 11 बजे तक बंद हो जाते हैं। अब इस शॉपिंग मॉल के अंदर शॉपिंग के अलावा ऑफिसेज भी बने हुए हैं। नाइट शिफ्ट यहां पर चल रही थी, गालिबन शायद सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, वहां पर नाइट शिफ्ट चल रही थी, वहां पर लोग काम कर रहे थे। 6ठी फ्लोर पर यह आग लगी और ये शॉर्ट सर्किट के बायस लगी और उसके बाद इसको कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं रहा। जो लोग वहां पर काम कर रहे थे वो बाहर नहीं निकल सके और अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 11 अफराद इसमें जान बहक हो चुके हैं और इससे पहले भी 2 बार इस तरह के आतिशज़दगी के पेश आ चुके हैं। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा डिटेल में बात करेंगे। रिपोर्ट आपने मुलायजा की, इससे पहले भी बेतहाशा वाकयात हो चुके हैं, लेकिन सदेबाब नहीं किया जाता। इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए कोई पेशगी इकदामात नहीं किए जाते। हमारे नुमाइंदे सालिक शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त इसी जो जहां पर मॉल में आग लगी थी उसके बाहर मौजूद हैं। सालिक ये बताइएगा, कुछ पता चल सका किसकी वजह से यह आग लगी? बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। 11 अफराद उस वक्त जो ये नाइट शिफ्ट चल रही थी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के अंदर, कितने लोग मौजूद थे? जी बिल्कुल, ये जो आग जो लगी थी इस हवाले से इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात सामने आई उसमें ये बताया गया है कि 4th फ्लोर जो इस मॉल का है वहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप भी थी, फूड कोर्ट था, वहाँ पर कॉफ़ी शॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगी थी उसने आग ने आनन फानन पूरे जो फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया था और सफोकेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि वेंटिलेशन का यहाँ पर सिरे से कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं था। सेंट्रलाइज AC होने की वजह से फ्लोर जो था वो मुकम्मल तौर पर जो बिल्कुल वेंटिलेशन फ्री था, वहाँ पर किसी भी किस्म की वेंटिलेशन ना होने की वजह से उस आग ने फ़ौरन जो है पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले, उस फ्लोर को लपेट में ले लिया था। इस हवाले से ज़राए ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो थर्माकोल की जो छतें बनी हुई, लकड़ियों की जो छत बनी हुई है, वहाँ पर जो आग की जो शिद्दत है उसने काफ़ी ज़्यादा उसमें इजाफा किया और सर्द मौसम होने की वजह से, खुश्क मौसम होने की वजह से जो आग ने काफ़ी तेज़ी से जो है उस पूरे फ्लोर को लपेट में ले ली। तो ज़राए ये भी बता रहे हैं कि उस फ्लोर पर यहाँ पर सॉफ्टवेयर हाउस के साथ साथ जो एक कॉल सेंटर भी मौजूद था, जहाँ पर करीबन 50 से 60 के करीब जो लोग थे यहाँ पर वो काम कर रहे थे और आग लगने के नतीजे में जो अपने दफ्तर में वो महबूस हो गए थे, यहाँ पर फंस गए थे, जिसके बाद यहाँ पर उनको रेस्क्यू जो रजाकार थे, उसके अलावा यहाँ पर
जो फायर ब्रिगेड के हुक्काम वहाँ पर पहुंचे थे, उस जो बिल्डिंग के इंतजामिया के लोग थे उन्होंने वहाँ से शीशे तोड़ कर उन लोगों को बाहर निकाला। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उसी फ्लोर पर काम करने वाले जो 11 अफराद थे वो अपनी जान से चले गए सिर्फ और सिर्फ दम घुटने की वजह से। जबकि सिरे से ही इस बिल्डिंग जो 4th फ्लोर है वहाँ पर वेंटिलेशन का निजाम ना होने के साथ साथ इमरजेंसी एग्जिट का कोई रास्ता भी नहीं था, जिसकी वजह से तमाम अफराद उस बिल्डिंग में फंस गए थे, जिसकी वजह से अपनी जान से गए। उस सवाल से जो ये भी बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये जो इमारत है ये शॉपिंग मॉल भी है, यहाँ पर ऑफिसेज भी बने हुए हैं, ऊपर शायद रिहायशी फ्लैट्स भी हैं, फिर नीचे शॉपिंग का भी अच्छा खासा यहाँ पर सामान मौजूद होता है। इसको अब सील कर दिया गया है, तो ये सील सिर्फ शॉपिंग मॉल हुआ है या ऊपर जो फ्लैट्स हैं वो भी सील कर दिए गए? जी, यहाँ पर जो इंतजामिया की जानिब से जो बताया गया कि जो 4th फ्लोर से लेकर 2nd फ्लोर तक के जो 3 फ्लोर थे ये मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो चुके हैं। और इंतजामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो यहाँ की जो मॉल की इंतजामिया उनकी जानिब से जो सेफ्टी प्रिकॉशंस ना लिए जाने की वजह से इस बिल्डिंग को सीज किया गया है। यहाँ की जो इमारत में जो मकीन लोग थे उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो ये पूरी बिल्डिंग जो है मुकम्मल तौर पर ये रेजिडेंशियल कमर्शियल इस्तेमाल के लिए थी। यहाँ पर गोडाउन मौजूद थे, ऑफिस मौजूद थे, दुकानें मौजूद थी, और पूरी बिल्डिंग को सील करने के बाद जो कानूनी अमल जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हुक्काम ये भी बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग को उन्होंने 2-3 मरतबा पहले भी यहाँ पर आकर उन्होंने मुतनब्बा किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर वेंटिलेशन के जो फ्री जो इंतजाम किए जाए, साथ साथ में जो सेफ्टी फायर एग्जिट जो है उनको भी फाल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि 4th फ्लोर पे जहाँ पर आज जो आग लगी वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट ना होने की वजह से 11 लोगों की जान गई। पहले 2 बार भी यहाँ पर इसी तरह के वाकयात हो चुके हैं ना सालिक? जी बिल्कुल, 18 और 19 में 2 ये वाकयात यहाँ पर पेश आए हैं जो फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बता रहे हैं। और एक ये मालूम हुआ है कि 2019 में यहाँ की मैनेजमेंट के खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन वो सरखाने की नजर हो गया। जैसे आपके इल्म है कि कराची के जितनी भी बिल्डिंग्स है, जो इमारत जहाँ पर इस तरह की आतशदगी के वाकयात होते हैं, इब्तदाई तौर पर तो इंतजामिया मुतहर्रिक नजर आती है, लेकिन और उसके बाद फिर इस तरह के वाकयात होते हैं कि जनाब FIR भी कटती है, मुकदमात भी होते हैं, फिर वो सरखाने की नजर हो जाते हैं और फिर इंसानी जानों का जैसे इस तरह का सानिया होता है, अलमिया होता है। सालिक बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़े अभी कहना पड़ता है कि यहां पर बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, और अगर ये वाकया दिन के टाइम पे या शाम के टाइम पर होता तो यकीन कीजिए इंसानी जानों का जाया इससे ज्यादा होता। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।